गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 क्लास का लेक्चर चला हुआ था, हमारा पहला लेक्चर हो गया। 30 यूनिट चली हुई लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम ये सब पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर सेकंड है, लेक्चर 2, क्लास 11th, यूनिट नंबर 3 चली हुई है आपकी फिजिक्स के अंदर। अब तक हमने जो पढ़ा है उस लास्ट हम फोर्स का एक रिजल्ट निकाल के गए थे। न्यूटन सेकंड लॉ से जो रिजल्ट आया था हमारे पास, क्या, F = ma, ये रिजल्ट निकाल के गए थे। अब यदि यहाँ से भी हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें F की, F = क्या आ जाएगा, m, और डायमेंशन फॉर्मूला a का, इसका क्या होगा m, इसका l t-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आप यहाँ लिख सकते हो आज का पहला टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा, जिसके अंदर डायमेंशन पढ़ चुके हम। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास, जिसमें हम यूनिट का जिक्र करेंगे। यूनिट क्या होगी भाई, यहाँ पे तो 2 यूनिट होंगी, एक तो SI और एक CGS। ये तो हमारी एब्सोल्यूट यूनिट। कौन सी है ये, एब्सोल्यूट यूनिट। अब दूसरी यूनिट की यदि हम बात, पहले तो इनकी बात कर लेते, तो फोर्स की ऐसे यूनिट होती है भाई न्यूटन, और 1 न्यूटन = मीटर पर सेकेंड। न्यूटन = मीटर पर सेकेंड। और यदि CGS यूनिट की बात करें तो वो होती है डाइन, और डाइन = ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, और यदि हम रिलेशन निकालें न्यूटन और डाइन में, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ये हम निकाल सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं भाई। 1 न्यूटन किसके इक्वल दिखाया हमने, 1 किलोग्राम आएगा भाई ये, और ये ग्राम सेंटीमीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास। अब यदि यहाँ से हम देखें तो 1 न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने ग्राम, और मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेकंड तो दोनों में एज इट इज है, इसको रहने दो, एज इट इज लिख दिए। अब इसको 3 और 2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और ये किसकी यूनिट है, डाइन की, तो 10⁵ 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसके एब्सोल्यूट यूनिट। यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट, तो वो फोर्स की होती है भाई किलोग्राम वेट, ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट। और 1 किलोग्राम वेट = 9.8 न्यूटन। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कंपटीशन के हिसाब से वैसे भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट 980 डाइन। ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, और ये हमारे पास कौन सी यूनिट है, इसकी जो एब्सोल्यूट यूनिट है उनका जिक्र किया है। 2 यूनिट पढ़ लिया हमने। ये था हमारा फोर्स वाला टॉपिक। यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो वो भी फोर्स से रिलेटेड ही है, जिसको हम इम्पल्स बोलते। क्या है हमारा अगला टॉपिक, इम्पल्स का। देखो इम्पल्स क्या होता है। यदि इम्पल्स की हम बात करते हैं, द फोर्स, पहले लिख देते, डिफाइन कर देते एक बार, which act
on a body for a short interval of time is called impulse। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे थोड़े टाइम के लिए अप्लाई होते। सपोज करो आप बाइक लेके जा रहे हो, गड्ढा आया, टायर है वो नीचे की साइड, अर्थ का सरफेस ऊपर की साइड पुश करने की कोशिश करता है, धक्का लगता है, हमें लगता है, वो एक ही टाइम के लिए तो होता है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब जो चीज हमारे शरीर पे अप्लाई होती है बहुत कम टाइम के, वो फोर्स आपको किसी ने धक्का मारा, आप आगे की साइड चले गए, फोर्स लगा बहुत कम टाइम के लिए, एक बार जब उसने टच किया वो टाइम लग गया हमारे पास, मतलब वो फोर्स लग गया, जो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए। या दूसरा यदि हम एग्जांपल इसके जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि बॉल है, क्रिकेट बॉल, आप लोग कभी ये आदि आई उसको ऐसे नहीं पकड़ते, जैसे आते हम हाथ पीछे की साइड लेके आते, क्यों लेके आते हैं? टाइम इंक्रीज हो जाए, टाइम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, जब हमारे हाथ पे बॉल लगे तो उसका इफेक्ट है, जो फोर्स अप्लाई है वो कम हो, फोर्स थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन यदि हम उसको ऑल टाइम इंक्रीज, बॉल यहाँ पे फेंकी, बिल्कुल यदि नजदीक होगी तो ज्यादा तेज लगेगी, यदि थोड़ा और दूर लेके जा रहे हैं तो वो उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम, बहुत कम टाइम के लिए वो फोर्स लगता है। इसी तरीके से जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे? कोई भी वो फोर्स जो शरीर पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसको? इम्पल्स। द मैग्नीट्यूड of this force is not same for every time, so we calculate average force for दिस। अब गड्ढा आया भाई, ये जरूरी नहीं कि हर बार जो गड्ढा आ रहा है वो इक्वली डेप्थ का हो, हर बार आगे पीछे हो सकता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे जो फोर्स लेके चलते हैं वो एवरेज फोर्स लेके चलते हैं। इम्पल्स का यदि फॉर्मूले की यदि हम बात करें, क्या होता है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और यदि यहां से हम डेफिनेशन बनाए इंपल्स की, इंपल्स may be defined as the product of average force with time। एवरेज फोर्स और जो टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है हमारे पास? इम्पल्स। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट ड्राइव कैसे करें? हम कई बार ये बोल देते हैं भाई कि जो इम्पल्स का रिजल्ट आया हमारे पास, इसको रब कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन लिखी, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा हमने ये बताया है भाई, ये पहला तो क्या बता दिया कि ये फोर्स है वो बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है। दूसरा, जब लगेगा तो ये जरूरी नहीं कि हर बार जो मैग्नीट्यूड हो इसकी वो बराबर हो। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा हमें इसका देख लें, बाइक है उसमें शॉकर लगे हुए होते हैं, साइकिल में भी शॉकर लगे हुए होते हैं, किस लिए कि जो धक्का आए, नीचे से गड्ढा आए तो फोर्स कम अप्लाई हो हमारे ऊपर। आप नए बर्तन लेके आते हो, वो कागज में लिपटे हुए होते हैं, क्यों? कि यदि कोई भी फोर्स अप्लाई हो तो पहले कागज पे अप्लाई हो जाए, वहां तक आते आते उसका इफेक्ट कम हो। ठीक है, क्रिकेट बॉल है वो हाथ पीछे की साइड लेता है, टाइम ज्यादा हो जाए, इफेक्ट कम हो फोर्स का। तो ये सारे किसके एप्लीकेशन, किसके एग्जाम्पल है? इम्पल्स के। ठीक है, अब यदि हम बात करें, इसको ड्राइव कर लेते एक बार। देखो ड्राइव कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर
if F is the force applied on a body and P is the momentum of same body, then according to न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, dp बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अब तो, dp बाई डी टी, एफ डी टी इज इक्वल टू dp। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब इफ फ्रॉम टाइम 0 to t the change in momentum is found to be from P1 to P2, कि जब हमारे पास टाइम 0 से t हुआ है तो लीनियर मोमेंटम P1 से कहाँ पे पहुंच गया भाई, P2 तक। तो इसमें यदि अप्लाई करें, इंटीग्रेट करवाएंगे 0 से t dt, P1 से P2 dp। ले टाइम कहाँ से, ये भाई इंटीग्रेशन यूज किया। इंटीग्रेशन में ये पहले एक बार देख लो इंटीग्रेशन होता क्या है। सपोज करो हमें x का इंटीग्रेशन करवाना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, जो सपोज करो एक्स स्क्वायर हमारे पास शुरू में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करवाना है तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि पावर हो उसमें एक ऐड करो, पहले पावर 2 है, पावर में एक ऐड किया और इसी से डिवाइड कर दो, 2 + 1, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ / 3। और यहाँ पे dx लिखा हुआ होगा साथ। dx का मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन हम करवा रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन तो करवा दिया। अब सपोज करो हमारे पास खाली dx हो तो हम भाई यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में x होगा खाली, मतलब dx का इंटीग्रेशन करवाएंगे, 1 को भूल जाओ, खाली dx करवाएंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये है, और ये जो लिखी ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट हमारे पास। नीचे होगी वो लोअर लिमिट, ऊपर वाली क्या होगी, अपर लिमिट। इंटीग्रेट करवाने के बाद पहले ये वाली लिमिट पुट होगी, माइनस का साइन आएगा, नीचे वाली लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अभी इसमें आगे क्या है, इधर इंटीग्रेट करवाएंगे 0, इसका क्या होगा t फ्रॉम 0 to t, इसका करवाएंगे तो p आएगा खाली, P1 से P2 लिमिट पुट करेंगे तो f t, और f कौन सा है हमारे पास, एवरेज फोर्स, P2 - P1 क्या आ गया भाई हमारे पास, P2 - P1 मीन्स इम्पल्स किसके इक्वल होता है भाई, F × t, और ये किसके इक्वल आया हमारे पास, P2 - P1 मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, किसके इक्वल आ गए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल आ गया हमारे पास इम्पल्स की वैल्यू, ठीक है। कर सकते हैं हम इसको, आगे देखो। अब यहां से यदि हम डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं इम्पल्स की, क्या होगी वो, इम्पल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स को क्या बोल सकते हैं हम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए, चलो वो निकाल लेते एक बार। I इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ की वैल्यू ml(t-2) इंटू टी, किसके इक्वल हो गए ml(t-1), और ये किसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का। किसका होता है ये, लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, कर सकते। एप्लीकेशन मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि हमें भाई ये अप्लाई करना हो, कहाँ पे देखने को मिलता है कि क्रिकेट प्लेयर है वो हाथ पीछे की साइड लेता है, क्यों। अब यहाँ से यदि हम देखें, चलो मैं इसको करवा ही देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, देखो क्या होगी एप्लीकेशन इसकी यदि हम बात करें। फर्स्ट, ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching a ball because while doing this the time can be increased and the force will decrease। ठीक है, क्यों भाई, F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और F इज इक्वल टू टाइम। मोमेंटम चेंज होगा, इम्पल्स में मोमेंटम चेंज होता है, और टाइम यहाँ से देखिए फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो टाइम की वैल्यू कम होगी। इसलिए मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे बॉल पकड़ेंगे तो जल्दी टाइम में पहुंच रही है, पीछे हाथ कर लिए तो टाइम इंक्रीज हो गया हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, व्हीकल बाइक्स एंड कार आर प्रोवाइडेड शॉकर्स which can decrease the effect of force while going on a road। नेक्स्ट लिखे चाइना वेयर्स, मतलब चाइना वेयर्स मतलब भाई चीनी मिट्टी के बर्तन हैं यहाँ पे, एंड ग्लास थिंग्स आर wrapped by paper because they can also decrease
द फोर्स। ठीक है, भाई बाइक में शॉकर होता है, जैसे ही नीचे से गड्ढा है शॉकर क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद पहले फोर्स वहां पे अप्लाई हुआ, जैसे ही ऊपर उठेगा फिर फोर्स ऊपर तक आता है, तो वो वहां पे उसका इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन थी जहां पे इंपल्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, एक टॉपिक और कर लेते हैं। आसान सा है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड तो कर चुके हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ना है, पहले मैं एक बार लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction। कि जब भी हम भाई किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स हमारे ऊपर वापस अप्लाई करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। द फोर्स applied by first body is called action, and the force applied by second body by another body, लिख लो, is called reaction। ठीक है, जो पहले वाली बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन, और दूसरे वाला क्या होगा, रिएक्शन। यदि हम एक सिस्टम मान रहे हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक ये वाला अप्लाई कर रहा है, ए और बी, एफ ए बी, एफ बी ए, दो फोर्स हमने मान लिए। ठीक है, तो एक बार क्या होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, इफ FAB is equal to force applied by body A on B, FBA is equal to force applied by body B on A, then according to Newton third law, FAB is equal to minus FBA। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, हेयर नेगेटिव साइन shows the opposite direction। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन क्या होगी भाई वहां पे अपोजिट। दोबारा देख लो, कहते बोल लिया हमने, कोई भी फेंक के मारी वापस हमारे पास आ गई, हमने फोर्स अब एग्जर्ट किया, गई वापस, दीवार ने वापस किया तो वापस हमारे पास आ गई। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताती है, आपने सिंपल पढ़ भी रखा होगा।
एप्लीकेशन यदि हम बात करें तो कोई भी यदि तैराक है, वो कोई भी स्विमर है, पानी में जा रहा है, तो पानी को यदि पीछे की साइड धकेलता है तो वो आगे की साइड जाएगा। ठीक है, वैसे जैसे हम चलते हैं, नॉर्मली भी चल रहे हैं, तो रेत है, जो सैंड है हमारे पास, वो पीछे की साइड जाएगा और हम आगे की साइड। अर्थ के सरफेस पे हम प्रेशर डालते हैं, सैंड पीछे की साइड और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसके एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी, ये जो नेगेटिव साइन है भाई, यहां से इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये वापिस लगा रहा है इसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन हो गया हमारे पास। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ बताती है कि ये दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें। ठीक है, और इसका मैंने आपको बता ही दिया कि आप लिख सकते हो इसके एप्लीकेशन, या लिखवा दूं? चलो लिख ही लो। क्या होगा एप्लीकेशन में? when we move in forward direction we apply sand moves in backward direction। ठीक है, सेकंड क्या लिख सकते हैं? ए स्विमर पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन while moving in forward direction ठीक है, ये दो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। और यही है कि जब हमारी ग्रिप नहीं बनती, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते, तो उस जगह पे चलना मुश्किल भी हो सकता है हमारे पास, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे इसी वजह से नहीं चल पाते हम। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।